हेलो फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष के बारे में। संविधान के 1950 से वर्ष 2000 तक कार्यकरण के बारे में आयोग के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं। पहले बात करते हैं इसमें आगे, तो स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरांत हमारी उपलब्धियां एवं असफलताएं क्या रही। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका ने सामाजिक क्रांति लाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया। क्या देश के संस्थापकों ने देश में समाज का समानता का जो सपना देखा था वो पूरा हो सका। यदि हाँ, तो इसके शेष कार्य क्या हैं। पहला, राजनीतिक उपलब्धियां। भारत का लोकतांत्रिक आधार संघीय राजनीति के आधार पर कार्य करते हुए स्थिर है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों से लोकतांत्रिक आधार को और विस्तृतता प्राप्त हुई है। विकेंद्रीकरण की दिशा में अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। आम चुनाव समय अनुसार संपन्न होते हैं एवं चुनावों के आधार पर शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्रमबद्ध, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से जारी है। सेकंड, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता में काफ़ी सुधार आया है। संसद एवं राज्य विधानमंडल समाज के गठन की दिशा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मूलक बने हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने नई उपलब्धियां एवं नए आयाम स्थापित किए हैं। दूसरा, आर्थिक ढांचा प्रभावी प्रदर्शन। उत्पादन में प्रशंसनीय एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। नई तकनीक एवं आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति आई हुई है। 1950 से 2000 के मध्य कृषि उत्पादन सूचकांक 46.2 से बढ़कर 176.8 हो गया। 1960 से 2000 के मध्य गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75.6 मिलियन टन हो गया। 1960 से 2000 के मध्य चावल का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन हो गया। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1950 से 51 के 7.9 से बढ़कर 1999 से 2000 में 154.7 हो गया। विद्युत उत्पादन 1950 से 51 के 5.1 बिलियन किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 1999 से 2000 480.7 बिलियन किलोवाट घंटा हो गया। 1954 से 2000 के बीच केवल 1997 से 198 को छोड़कर जीएनपी में 6 से 8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग से प्राप्त होने वाला राजस्व 1990 के 150 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1999 में 4 बिलियन डॉलर हो गया। भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन 1951 की तुलना में 1999 से 2000 में 2.75 गुना अधिक था। सामाजिक ढांचा उपलब्धियां। 1950 से 1998 के बीच शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हज़ार से घटकर 72,000 प्रति हज़ार रह गई। 1950 से वर्ष 2000 तक जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर 63 हो गई। आज केरल में जन्म लेने वाला एक बच्चा वाशिंगटन में जन्म लेने वाले एक बच्चे से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहने का सामर्थ्य रखता है। केरल में महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 75 हो चुकी है। भारत ने लोक स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा नेटवर्क में अत्यधिक उन्नति की है। 1951 में जहां देश में मात्र 725 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, 1995 के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 1,50,000 से अधिक हो चुकी है। 1951 से वर्ष 1995 तक देश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 2,10,000 से बढ़कर 5,90,000 हो चुकी थी। आज देश के लगभग 95% गाँवों में 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना आ चुकी है। राजनीतिक असफलताएं। देश में राजनीतिक पतन का सबसे मुख्य कारण निर्वाचन प्रक्रिया का दोषी होना है, जिसमें यह कमी है कि वह आज भी अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं अवंचित लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से रोकने में विफल रही। ऐसे लोग राजनीति में भाग लेकर उसे दूषित करते हैं तथा निर्वाचन एवं संसदीय व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं। यद्यपि लोकतंत्र परंपराएं स्थिरता प्राप्त कर रही हैं, तथापि लोकतंत्र को पूर्ण रूपेण सफल नहीं कहा जा सकता। भारत की अनेकता और विविधता को इसके लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, जैसे सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्णय में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। इन प्रक्रियाओं में आज भी महिला पुरुष अनुपात में काफ़ी असमानता है। निर्वाचन आयोजित करने की में अत्यधिक व्यय एवं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। ये राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पतनोन्मुख बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्वों
की पर्याप्त घुसपैठ एवं प्रभाव। ये दल धन एकत्र करने के लिए इन आपराधिक छवि वाले लोगों का उपयोग करते हैं। ऐसे लोग धन बल का प्रयोग करके सार्वजनिक जीवन के मानकों को कम करते हैं तथा स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका प्रभाव प्रशासन एवं प्रशासनिक क्रियाओं में भी दिखाई देता है। राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू करने के लिए कोई भी विधिक या कानून व्यवस्था नहीं है। उनके धन प्राप्त करने के स्रोत, लेखा परीक्षा आदि के बारे में भी किसी प्रकार का कानून नहीं है। देश में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल समान राष्ट्रीय उद्देश्यों के संबंध में भी एकमत नहीं है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति रह गया है तथा देश के विकास की चिंता किसी भी को भी नहीं है। ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडों को अपनाने के से नहीं चूकते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की जो भावना व्यक्त की गई थी उसके बारे में कोई भी गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर रहा। स्वतंत्रता के समय की तुलना में आज देश के लोग ज़्यादा विभाजित नजर आते हैं। राजनीतिकरण, वातावरण का अपराधीकरण हुआ है तथा शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देश में अपराधी नेता, नौकरशाह गठजोड़ तेजी से बढ़ रहा है। विश्वास का संकट, नेतृत्व का संकट, राजनीतिक दलों के संकीर्ण उद्देश्य तथा व्यक्तिगत हित तथा राजनेता अवसरवादी राजनीति करने पर तुले हुए हैं। वे राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत हितों को वरीयता देते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक असफलताएं। देश की आय का 85% भाग धनी वर्गों के हाथों में जाता है, जिसकी संख्या अत्यंत कम है, जबकि देश की अधिकांश जनसंख्या जो गरीब है उसके पास देश की आय का 1.5% हिस्सा आता है। ऊपर से दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के पास क्रमशः आय का 8%, 35% और 2% हिस्सा है। 260 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक असफलताएं। 1998 में प्रति 1 लाख जन्म पर माताओं की मृत्यु दर 407 थी। यह दर पश्चिमी देशों में पाई जाने वाली दर से 100 गुने से अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के 53%, लगभग 60 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यह उप सहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देश से भी दुगना अधिक है। जन्म के समय औसत भार से कम भार वाले बच्चों की संख्या 33% है। चीन में यह मात्र 9%, दक्षिण कोरिया में 6% और थाईलैंड एवं इंडोनेशिया में 8% है। भारत में 1978 में अलमाटा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें वर्ष 2000 तक के सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 12 से 13 महीने की आयु के मात्र 43% बच्चे ही पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं। इनमें से शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रतिशत 61 एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का प्रतिशत मात्र 37 है। यह बिहार के 11% एवं राजस्थान के मात्र 17% हैं। प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्न उपभोग 1950 के 400 ग्राम से थोड़ा बढ़कर 2000 से 440 ग्राम हो गया। पिछले 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति दैनिक दालों का उपभोग में काफ़ी गिरावट आई है। सामाजिक क्रांति का वादा अभी भी दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। देश में 270 मिलियन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या है। उनके उत्थान एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों की गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। देश में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों की संख्या 380 मिलियन है। इनमें से लगभग 100 मिलियन दलित बच्चे हैं। इनमें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। उत्तरी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय सफल नहीं रहे। पर उत्तर प्रदेश में जन्म दर को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य आज भी केरल से लगभग 1 शताब्दी पीछे चल रहा है। प्रशासनिक असफलताएं। प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता एवं जिम्मेदारी के अभाव से देश में न केवल छद्म कानून ढांचा तैयार कर रहा है, अपितु समांतर अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि समांतर सरकार भी चल रही है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हताशा घर कर गई है तथा इसके अधिकांश लोग अपने कार्यों के लिए गैर कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का सरकार एवं संसदीय व्यवस्था से विश्वास उड़ गया है। देश में जिम्मेदारी की भावना कम होती जा रही है। भ्रष्टाचार गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है। लोगों के हितों पर कुठारघात हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सेवाओं के संरक्षण का संलग्न हो रहा है। बेईमान अधिकारी लोगों को भला करने की जगह अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है लैंगिक समानता एवं न्याय असफलताएं।
जीवन प्रत्याशा से क्षेत्रीय असमानता से तथ्य स्पष्ट होता है कि केरल में जन्म लेने वाली महिला मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली महिला से 18 वर्ष अधिक जीवित रहती है। अधिकांश देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लगभग 5 वर्ष अधिक है। इसी प्रकार विश्व के कई देशों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है। वे देश जहां महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 933 है। यह महिलाओं की विलुप्ति का संकेतक है। लोक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी मात्र 4.9% है। 1952 में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी यह थी कि लोकसभा की कुल 499 सीटों में से मात्र 22 सीटें महिलाओं के पास थी। वही 1991 में लोकसभा में कुल 540 सीटें में से मात्र 49 सीटें महिलाओं के पास थीं। 1999 से 2000 के बीच न्यायालय के कुल 503 न्यायाधीशों में से मात्र 15 न्यायाधीश महिलाएं थीं। न्याय प्रणाली में असफलताएं। न्याय प्रणाली समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं रही। इसका धीमापन या खर्चीली प्रक्रिया से रोष उत्पन्न होता है। इसकी गति धीमी एवं अनिश्चित है। लोग न्याय के लिए न्यायोत्तर तरीकों को अपनाने के लिए विवश हैं। दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई में काफ़ी विलम्ब होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सफलताओं की तुलना में असफलताएं ज़्यादा नज़र आती हैं। संविधान के 50 वर्ष कार्य करते हुए पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इसके कई ऐसे उद्देश्यों के अभी तक नहीं पाया जा सका है जिनकी संविधान के निर्माण के समय अपेक्षा की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।